Assalamualaikum students. स्टूडेंट्स हम एक मिनट इंतज़ार करते हैं। जैसे ही हमें चंद स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मीनवाइल आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुका हूं मैं, और आपको मैसेज भी किया था मैंने ग्रुप के अंदर कि एक्चुअली ये सेशन जो है वो इस सेशन के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इस टॉपिक को देखना क्यों ज़रूरी है, या इस टॉपिक को एक अलग क्लास में पढ़ना क्यों ज़रूरी है तो ये बहुत ही बारीक या छोटी सी बात, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज है कॉन्सेप्ट छोटा सा, बट इसको प्रैक्टिस करना, उसको समझना इंतहाई ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो टैक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, टैक्सेशन के, उन स्टूडेंट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस करना आना चाहिए। अगर वो उसमें डिफरेंस करने के काबिल नहीं है तो उस सूरत में उन्हें टैक्स फाइलिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज का सेशन एक्सक्लूसिवली हमें ये सीखने में मदद देगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में जो कोर डिफरेंस है वो कोर डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मुख्तलिफ करती हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सवालात भी आपसे करूंगा ताकि मैं एटलीस्ट आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग ले लूं कि एक्चुअली आपके जहन में क्या अंडरस्टैंडिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। बिकॉज इस तरह की एक टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स में आपने पढ़ी होगी। देखते हैं कि वो फिलहाल आपके जहन में है या नहीं। चंद मिनट चंद सेकेंड्स और इंतज़ार कर लेते हैं, और जैसे हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड अस तो हम अपने सेशंस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और जो लोग हमें सेशन के बीच में ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये जो मैं अभी बात कह रहा हूँ वो वीडियो फॉर्म के अंदर मौजूद होगी। लिंक बच्चों वही इस्तेमाल करेंगे आप जो आपको शुरू में क्लास शेयर किया गया था, वही एक लिंक है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में फोल्डर की शक्ल में मिल रहा होगा। अच्छा, अब चंद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो फिलहाल बाकी स्टूडेंट्स का इंतज़ार करते हैं। और मीनवाइल मेरे कुछ सवालात हैं जो हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप के लिए करूंगा मैं आपसे। मैं फिर रिपीट करता हूँ और कई दफ़ा कर भी चुका हूँ कि जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, सवाल पूछने का मकसद हर किसी ये नहीं होता कि अगर कोई बात आपको ना पता हो तो उस पर आपको बुरा फील करवाया जाए। उस सवाल पूछने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए, और अगर कोई बात आपको पता है तो उसे समझाने में, बताने में वक्त ज़ाया ना किया जाए और हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते चले जाएं। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने खोल के रखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आपको ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, और आज की क्लास के अंदर विल ट्राई कि हम ये डॉक्यूमेंट ख़त्म कर सकें। पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है ये, और एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इस हवाले से कुछ क्वेश्चन सेट हुए हैं, और इंशाल्लाह आप जब ये सेशन कंप्लीट करेंगे तो आप एग्जाम के वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। आज पूरे सेशन के अंदर हम सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में बेसिकली फ़र्क क्या है। और इसी सवाल को मैं सेशन में बार बार रिपीट भी करता रहूँगा ताकि हम अपने कोर ऑब्जेक्टिव से ना हटें और हम जानते रहें कि एक्चुअली हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है। ठीक, आई बिलीव बच्चों आप मुझे पा रहे होंगे, हम आती है मेरी आवाज़ में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक, मैं ये जो आज क्लास में ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने की वजह क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ सवालात करूंगा आपसे सिर्फ इसलिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और मैं आप ही में से मुबारक कुर्बान, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। ऑल्दो आपके यहाँ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं थोड़े से। मुबारक कुर्बान, आप सुन पा रही हैं मुझे? ठीक है। बहन बहन ये बताइएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के हवाले से आपके जहन में कोई अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है इससे पहले? Yes, actually, capital expenditure, we can say that it's a long-term expense of an organization. जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने फिक्स एसेट को मेंटेन रखने के लिए जो है वो स्पेंड करती है। ठीक है। और न्यू एक्सपेंस जो है वो शॉर्ट टर्म एक्सपेंस होते हैं जो कि विद इन ईयर यूज करते हैं।
शेयर करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है, ठीक है, एक खास एस्पेक्ट से आपकी बात दुरुस्त है, एक खास, मैं अगर एक खास एंगल से देखूं तो आपकी बात मुझे दुरुस्त लगेगी। मुबारक, थैंक यू सो मच, आपकी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह काफी अच्छी है। मैं ये इसी तरह का एक सवाल मेरा है मोहम्मद इकबाल से, ऑल्दो आई नो मोहम्मद इकबाल के माइक में इशू रहता है। मोहम्मद इकबाल, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके हमसे बात कर सकें। जी आवाज आ रही है। मोहम्मद इकबाल ये बताइएगा, मैं पहले आपका माइक मैंने म्यूट कर दिया ताकि मैं बात कर लूं और उसके बाद फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मोहम्मद इकबाल, मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइएगा, आपकी नज़र में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है? जी बताइएगा। कैपिटल ये होता है कि वो एक लॉन्ग टर्म होता है, मतलब फिक्स है, जो रेवेन्यू उसमें कम आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और डिफरेंस आपके जहन में आता हो? चल ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मोहम्मद इकबाल। अच्छा, फिलहाल मैंने आप लोगों से आपके माइक को म्यूट और अनम्यूट करने का राइट नहीं लिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो एनी टाइम यू जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन। और अगर थोड़ी दिनों के बाद अगर मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगी तो फिर मैं राइट्स वापस ले लूँगा, लेकिन फिलहाल राइट्स मैंने वापस नहीं लिए। चले, हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क होता है। ये जानना एज अ टैक्स स्टूडेंट आपके लिए क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप टैक्स की फाइलिंग कर रहे होते हैं और आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप वो आपके अपने वो खर्चे आपको बताता है, एक्सपेंडिचर्स आपको बताता है, तो उन एक्सपेंडिचर्स को दोनों कैटेगरीज में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। बिकॉज अगर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो टैक्स डिप्लॉय सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो इसीलिए आपने आपके क्लाइंट जब आपको पास अपने एक्सपेंडिचर्स रिवील करेंगे आपके सामने, तो आपने उन दोनों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को टैक्सेशन की कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकें और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के शुरू के पैराग्राफ में वही बात जो मैंने कही है वो लिखी हुई है। इट इज नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट ऑफ टैक्स दैट ही शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. Actually, without the differentiation, net income earned by a business cannot be correctly calculated. It is necessary to differentiate between capital and revenue receipts because income tax is levied and applicable on revenue receipts only and not on capital receipts. On the other hand, capabilities to differentiate between capital and revenue expenditure is must, because while ascertaining profits of a business, only the revenue expenditures are deducted from the trading receipts. The deduction of capital expenditure is not allowed. क्लियर है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के रिसिप्ट्स में और एक्सपेंडिचर्स में आपको डिफरेंशिएशन या फर्क करना आना चाहिए ताकि आप अपनी कैलकुलेशन ठीक तरीके से कर सकें। और आज के सेशन में हम थ्रू आउट इसी चीज पर ध्यान देंगे, क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको अच्छी तरीके से समझ भी लें और साथ ही साथ उसे प्रैक्टिस भी कर लें। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? एक और पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा overview ले लेते हैं. It is extremely difficult to lay down a hard and fast rule as to what dividing line separates capital receipts from revenue receipts and capital expenditures from revenue expenditures. There is much divergence of opinion and practices on this matter. Although ये आसान नहीं है ये फर्क निकालना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में या कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या फर्क है. तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पर हम ये फर्क निकालते हैं, और वो पैरामीटर्स क्या हैं वो आज हम डिटेल में देखेंगे. अच्छा देखिए, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स. इसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है खर्चे या एक्सपेंसेस। इसी तरीके से रिसिप्ट्स का मतलब होता है कलेक्शन या रेवेन्यू। अगर मैं कहीं पर दुकान पे जाके कोई चीज खरीदता हूं तो वो मेरा एक्सपेंस होगा, मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जबकि साथ ही साथ दूसरे बंदे के लिए वही अमाउंट रेवेन्यू या फिर रिसिप्ट कहलाएगी। तो याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरीके से हो सकता है, इसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट्स भी हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, साथ ही साथ रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी हो सकती हैं। मीन कैपिटल और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स एक्सपेंसेस और कलेक्शन दोनों पर अप्लाई होता है। तो हम दोनों को अच्छे तरीके से इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। व्हाइल डिसाइडिंग वेदर एन आइटम एक्सपेंडिचर, अच्छा बल्कि यहाँ रोकते हैं, मैं सवाल पूछ लूं मुबारका कुर्बान, ये बताइएगा क्या आपको रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स में फर्क समझ में आ गया? यस सर। ठीक, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा क्या होता है एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू में क्या फर्क होता है, एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट में क्या फर्क होता है? यस सर, एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंस को डिनोट करता है और रिसिप्ट जो है वो रेवेन्यू या इनकम को डिनोट करता है। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, कलेक्शन का वर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा इसके लिए। अच्छा, while deciding whether an item of expenditure is capital expenditure or a revenue expenditure, many points should be kept in mind। जब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि ये एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू, आपको कुछ चीजों को अपने जहन में रखना है, जैसे द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की नेचर को, द सोर्स फ्रॉम विच द मनी इज बीइंग स्पेंट, वो सोर्स जहां से पैसे निकाल कर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, whether the motive behind the transaction, whether the complete amount has been paid collectively or it is रिकरिंग एक्सपेंडिचर, या साथ साथ ये भी देखना होता है कि सारी की सारी अमाउंट एक साथ पे कर दी गई है या फिर उसे टुकड़ों टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट्स में अदा किया जाएगा। चौथा है द मोटिव बिहाइंड द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से पीछे मकसद क्या था, मोटिव क्या था पे करने वाले का। ये सब चीजें जहन में रखनी होंगी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि whether this expense is a capital expenditure or revenue expenditure. However, the main test for this purpose is to ascertaining whether a permanent asset has been increased by increasing such expenditure. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मुबारका और मोहम्मद इकबाल ने हमसे शेयर की थी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है टेस्ट जो होता है किसी भी एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो यही है कि इस खर्चे करने के बदले में क्या हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट या परमानेंट एसेट, क्या उसमें इजाफा तो नहीं हो रहा। मींस अगर मैं कोई बिल्डिंग खरीदता हूँ, अब इस सूरत में मेरी जेब से पैसा जाएगा, मेरा खर्चा होगा, लेकिन उसके बदले में एक परमानेंट या फिक्स एसेट मेरे कारोबार में बढ़ जाएगा। तो अगर फिक्स एसेट बढ़ रहा है या फिक्स एसेट नहीं बढ़ रहा, परमानेंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है या परमानेंट एसेट में इंक्रीज नहीं हो रहा, इसको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वेदर हमारा जो है खर्चा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट ये दिस इज नॉट द ओनली पैरामीटर, दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, बट मेजर क्राइटेरिया, मेजर टेस्ट यही होता है। अच्छा, इफ सो then such cases it would be a capital expenditure if the expenditure does not result in increase of a permanent asset, the expenditure would be the revenue expenditure। अगर परमानेंट एसेट में इजाफा हो रहा है आपके खर्चे की वजह से तो उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, लेकिन अगर उसमें परमानेंट एसेट में इजाफा नहीं हो रहा आपके एक्सपेंडिचर की वजह से तो आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग टेस्ट may be applied to determine whether a certain item of expenditure is capital expenditure or revenue expenditure। नीचे कुछ टेस्ट मौजूद हैं जिसको आप जिसकी बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर revenue expenditure। सबसे पहला है purchasing an asset, when a certain expenditure is increased to purchase an asset, the decision whether it is a capital or revenue expenditure will be based on the fact that whether a fixed asset or floating asset has been acquired। जब भी आप एसेट खरीद रहे होंगे तो खरीदते हुए एसेट को खरीदते हुए आपने ये चीज डिसाइड करनी है, ये चीज चेक करनी है कि जो आप एसेट खरीद रहे हैं वो एक फिक्स्ड एसेट है, एक परमानेंट एसेट है या फिर एक फ्लोटिंग एसेट है। अच्छा, तो उसकी बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर दो तरह के एसेट्स का नाम लिया गया है, पहला है फिक्स्ड एसेट और दूसरा है फ्लोटिंग एसेट्स। अगर इन दोनों की आपने डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस क्या होता है,
फिक्स एसेट वो होते हैं जो कि लॉन्ग रन में हमारे पास रहेंगे और फ्यूचर लंबे अरसे तक हम उससे बेनिफिट हासिल करते रहते हैं। और जो फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं ये वो एसेट होते हैं जो कि हम खरीद तो हैं लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि आगे फर्दर सेल आउट करने के लिए खरीदे जाते हैं, उसे आप फ्लोटिंग एसेट्स का नाम दोगे। अच्छा, यहाँ मैं रोकता हूँ और मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मोहम्मद इकबाल, क्या अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? मोहम्मद इकबाल, फिक्स्ड एसेट और फ्लोटिंग एसेट में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? एक्सप्लेन करेंगे? मोहम्मद इकबाल, चले मैं मोहम्मद इकबाल, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। ऑल दो आप बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है बट हम आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, तो ऑल दो ये रहता है आपकी तरफ इशू, बट आई वी कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें फ्लोटिंग एसेट और फिक्स एसेट में तो आप चैट पे छोड़ सकते हैं और मैं आपका मैसेज देख लूंगा। चलें, फिक्स एसेट और फ्लोटिंग एसेट की अभी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी थी कि फिक्स एसेट वो होते हैं। फिक्स एसेट कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट। सच एन एसेट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक ऐसे एसेट जो कि परचेज किए जाएं बिजनेस में रखने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ऐसे एसेट्स को फिक्स एसेट कहते हैं। और नॉर्मली ऐसे एसेट्स को रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा जाता बट इन्हें रीसेल किया जा सकता है। लेट्स सपोज मैंने एक व्हीकल खरीदी है, एक गाड़ी खरीदी है बिजनेस के लिए, तो वो मैंने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, बिजनेस में रखने के लिए, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए और प्रॉफिट को अच्छे तरीके से अर्न करने के लिए इस्तेमाल किए के लिए खरीदी है। रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी, मतलब इसलिए नहीं खरीदी कि मैं आज खरीदता हूं तो मैं कल बेच दूंगा और बेचने पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अपने हाथ में आएगी, वहां से प्रॉफिट जनरेट करूंगा। लेकिन मैं इसे रीसेल कर भी सकता हूं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? इसको रखना है और इससे प्रॉफिट जनरेट करना है, इसको रीसेल नहीं करना, बट रीसेल किया जा सकता है। फिक्स एसेट, इस तरह के एसेट्स को फिक्स एसेट कहा जाता है। फ्लोटिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स which an organization purchases for resale either in the same shape or after some manufacturing process on profit। एक ऐसा एसेट जो कि आप खरीदते हो इस नीयत से कि आप इसे दोबारा रीसेल करोगे और प्रॉफिट जनरेट करोगे। अच्छा, रीसेल जिस शक्ल में आपने खरीदा है उसी शक्ल में बेचकर भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उस पर काम करते हो और मैन्युफैक्चरिंग के बाद कुछ वैल्यू एडिशन करने के बाद उसे ज्यादा कीमत पर बेचा जा सकता है। दोनों सूरतों में इसको फ्लोटिंग एसेट ही कहा जाएगा। आम जबान में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो जो आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होगी या फिर रॉ मटेरियल होगा, इसे आप फ्लोटिंग एसेट कहोगे। अच्छा, the amount spent on the purchase of fixed asset is capital expenditure, whether the purchase of floating asset results as in a revenue expenditure। अगर आप फिक्स एसेट खरीदते हो तो उस पर जो खर्चा होगा उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहोगे, और जो फ्लोटिंग एसेट को खरीदने के लिए खर्चा होगा उसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप आगे चलते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। अ कॉटन गिनिंग फैक्ट्री परचेज। कॉटन गिनिंग फैक्ट्री है और उसने परचेज किए हैं दो चीजें। सबसे पहली कॉटन गिनिंग मशीन, रुई को अलग अलग करने के लिए, नरम करने के लिए जो मशीन होती है, एक वे ये खरीदी है। एंड सेकंड वन इज कॉटन। अब आपने बताना क्या है कि इनमें से कौन सा खर्चा ऐसा है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा ऐसा है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहले मैं चलता हूँ आपकी तरफ। मुबारका कुर्बान, आप बताना चाहेंगे इसमें से जो दो खर्चे हैं, दो चीजें खरीदी हैं, कॉटन गिनिंग मशीन और दूसरा है कॉटन, में से कौन सा खर्चा कैपिटल होगा और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? सर, जो कि कॉटन के लिए मशीन खरीदी गई है वो फिक्स एसेट है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और जो कॉटन खरीदा गया है वो जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सही है। तो सही है, तो जो कॉटन है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज कॉटन को हमें दोबारा रीसेल करने के लिए खरीदा है और इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, शक्ल तब्दील करके हम बेचेंगे, तो इसका हम कॉटन को खरीदना इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कॉटन गिनिंग मशीन खरीदना इस कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुबारक कुर्बान, आप बिल्कुल सही बताइए, इनिशियल एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है। कॉटन इज अ सर्कुलेटिंग, अच्छा मोहम्मद उमैर, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, यहाँ शायद सब देख पा रहे हैं। पार्टिसिपेंट मुझे ये बताएगा, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक, उमैर आप एक बार फिर ट्राई करें। मैं एक एहतियातन एक दफा स्टॉप शेयरिंग एंड दोबारा शेयर कर लेता हूँ, शायद आपको दिख पाए।
अब कुछ बेहतर हुआ होगा? अच्छा जी। अच्छा बेटा, दूसरा जो पहला क्राइटेरिया तुमने पढ़ लिया कि परचेज एन एसेट, परचेजिंग एन एसेट, एसेट की नेचर के एतबार से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बल्कि नहीं, मैं अब दूसरा हमारे पास एक और पैरामीटर होता है, और दूसरा पैरामीटर हमारे पास है पीरियड ऑफ बेनिफिट्स, कि कितने अरसे के लिए उस खर्चे से या उस एसेट से हम बेनिफिट उठाएंगे। उसकी बेस पर अनदर टेस्ट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is to ascertain the period for which this expenditure is expected to benefit the trade. If it is of continuous benefit, it would be a capital expenditure, but if it will provide benefits to the organization for less than one accounting period, normally 1 year, it would be a revenue expenditure. अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है जिस खर्चे से आपको फायदा मिलने वाला है लंबे अरसे के लिए, तो उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन अगर आप उसको थोड़े अरसे के लिए खर्चा करते हैं तो उसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, और ये नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रहता है, यानी कि 1 साल से कम का अरसा होगा। तो थोड़े अरसे के लिए जो आपने सर, अब नहीं हो रही, ओके जी। मुबारका कुर्बान, दोबारा ट्राई करें, शायद आपको दिख रहा होगा। अब देखें, अब दिख रहा है आपको स्क्रीन? मुबारका कुर्बान, क्या आपको देख पा रही हैं आप? सॉरी बट नो सर। ओके ओके, चले मैं दोबारा देख लेता हूँ, क्योंकि अगर ये इश्यूज रहेंगे तो फिर क्लास आप नहीं प्रॉपर्ली ले पाएंगे। अच्छा, अब देखिएगा। मुबारका कुर्बान, मुझे बता दें अगर आप अभी आपका इशू रिजॉल्व हो गया तो। उमैर, आप भी चेक करके बता दें। अच्छा जी। जी 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 स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा कुछ बेहतर हुआ? अच्छा अच्छा, चले लेट मी ट्राई, कुछ डिफरेंट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आई बिलीव आपके मसले हल हो गए होंगे, आप मुझे चेक करके बता दें। जी बेटा, कंफर्मेशन दे दें मुझे। प्रॉब्लम है फिर? चले मैं 1-2 अटेम्प्ट और कर लेता हूँ, अगर प्रॉब्लम नहीं रहती है तो फिर हम इसको देखते हैं क्या करना है इसका। जी बच्चों, क्या आप देख पा रहे हैं? आप में से कोई एक अपना माइक अनम्यूट कर ले। मैं, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं आप? जी नो मुबारक। सर। अच्छा बेटा, अब क्या दिख रहा है इस वक्त आपको? सर इट इज शोइंग दैट यू आर स्टार्ट स्क्रीन शेयर ना, बट कुछ नजर नहीं आ रहा। हम्म। अच्छा बच्चों, एक काम कीजिएगा, आप दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन कीजिए और फिर मुझे बताएं, ठीक है? ठीक है, जब तक बाकी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं
हम बात करते हैं पीरियड ऑफ बेनिफिट्स के हवाले से। इलिस्ट्रेशन अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या हम देख नहीं पा रहे तो एटलीस्ट इस रिकॉर्डिंग है तो हम रिकॉर्डिंग हम तक पहुंच जाएगी और हम टाइम ज़ाया किया बगैर थोड़ा आगे चलते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में वही पीरियड ऑफ बेनिफिट्स के हवाले से बात की गई है कि अगर पीरियड ऑफ बेनिफिट लंबा है तो इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे और पीरियड ऑफ बेनिफिट अगर कम है तो इसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। अच्छा जी, Sir, still not. स्टिल नॉट। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा फिर मैं एक काम करता हूँ, अब देखिए सर आप पेज नंबर बता दें, हम उसमें से पढ़ लेंगे। ऑडियो तो इसमें आ रही है ना। चलें ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकंड पेज तो पे फिर जाइए, सेकंड पेज पे जाइएगा, पेज नंबर 164, हेडिंग नंबर 2 है पीरियड ऑफ बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स अगर ये कर सकते हैं, बिकॉज वीडियो में तो इंशाल्लाह आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। और आई ट्राई के सेशन सेकंड सेशन तक इंशाल्लाह जब हम रीज्वाइन करेंगे तब तक वो चीजें ठीक हो चुकी होंगी। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, अगर आप मुझे 2 मिनट देते हैं तो मैं यहाँ पे सेशन को ब्रेक कर रहा हूँ और दोबारा सेशन को रीज्वाइन करते हैं और इंशाल्लाह तब तक चीजें ठीक हो चुकी होंगी। बल्कि थोड़ा सा टाइम रह गया, उसको कंटिन्यू करते हैं, खत्म करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड सेशन में इंशाल्लाह चीजें ठीक होंगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हुए, आपने ये बताना है कि इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रूल ये है कि अगर थोड़े अरसे के लिए किया गया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर लॉन्गर रन से हमें लंबे अरसे तक हमें उससे बेनिफिट लेने का इरादा है हमारा, तो उसे आप capital expenditure कहेंगे। Advertising expenditures incurred by organization to introduce a new product or boost a new business are capital expenditure। अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की गई है कंपनी की तरफ से और उसके लिए शुरू में एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, उससे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, बिकॉज शुरू में की हुई जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत लंबे अरसे तक आपको पे बैक करेगी और लोग उसकी एडवर्टाइजमेंट के बदले में आपसे परचेजेस करते रहेंगे। तो वो जो खर्चा है उसका फायदा आपको आज कल या 2-3 दिनों में खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि वो लंबे अरसे तक आपको उसका फायदा मिलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद the benefit of a normal day-to-day advertising are restricted to one accounting period, and so these are revenue expenditure। अगर डे टू डे बेसिस पर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या कोई कैंपेन है आपकी, या आपने कोई कैंपेन को लगाई और उसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जो कि अगले 6 दिनों के लिए होगी या एक महीने के लिए होगी या 3 महीने के लिए आपने कोई कैंपेन लॉन्च की है या नई ऑफर लेकर आए हैं, उसके लिए जब एडवर्टाइजमेंट कहेंगे उस एडवर्टाइजमेंट को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देंगे, बिकॉज वो लंबे अरसे तक नहीं जा रही। इसके बाद नंबर 3 है इनिशिएशन ऑफ बिजनेस को शुरू करना। अच्छा, जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं उस वक्त जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जाते हैं, रिगार्डलेस उसकी नेचर चाहे जैसी ही क्यों ना हो, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डालेंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 3। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेते हैं। लीगल फी पे टू लीगल एडवाइजर फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी को शुरू करते हुए जो मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है या कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो फीस जमा करवाई जाती है, वो सारे के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ये कंपनी को शुरू करते हुए या बिजनेस को शुरू करते हुए खर्चे हैं, तो इन सबको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। बिकॉज जो आप आज रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे उसकी बेस पर आप बहुत लंबे अरसे तक अपनी कंपनी को चलाने के अहल होंगे, जिससे इस खर्चे का जो फायदा है वो आपको लंबे अरसे तक मिलता रहेगा, इसीलिए आपको इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहने वाले। इसके बाद नंबर 4 है एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस और आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आप बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और तो उस सूरत में जो खर्चा होगा उसको भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसकी रीजन क्या है, इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है वो ये कि आपके पास एक मशीन है, लेट्स सपोज आपके पास एक कंप्यूटर है, आप उस कंप्यूटर के अंदर
कोई एक इक्विपमेंट, कोई एक पार्ट खराब हो गया, लेट्स सपोज उसकी रैम खराब हो गई, आपने वो रैम निकाली, उसे फेंका और उसकी जगह नई रैम लेकर आए सेम कैपेसिटी की। पहले अगर 64 जीबी की थी या पहले अगर 4 जीबी की थी या 8 जीबी की थी, आपने उतनी ही कैपेसिटी की रैम लेकर आए, तो उस सूरत में जो ये जो खर्चा होगा इसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि इसने आपके एसेट की वर्किंग कैपेसिटी में इजाफा नहीं किया। अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी में इजाफा कर देता है तो उसका मतलब ये है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर अर्निंग कैपेसिटी में या वर्किंग कैपेसिटी में इजाफा नहीं करता तो इसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। सेम गोज विद पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, दोनों में किसी हद तक एक जैसी बात की है। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस को आप फैला रहे हो, तो उस सूरत में आप जो खर्चा करोगे वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले में, तो अब ये जो खर्चा होगा इसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अ कंपनी वांट्स टू एक्सटेंड इट्स बिजनेस एंड इन ऑर्डर टू रेज मोर कैपिटल इश्यूज मोर शेयर। तो अब इस सूरत में जो आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जाएंगे। इसी से मिलता जुलता पॉइंट नंबर 5 है जिसकी मैंने भी जिक्र किया था, प्रिंसिपल ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। अगर आपकी मशीन या इक्विपमेंट या एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है किसी खर्चे की वजह से, अगर बढ़ जाएगी तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर नहीं बढ़ेगी, सेम रहेगी, तो इसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ऑन मशीन, ऑर्गेनाइजेशन ने मशीन के ऊपर पैसे खर्च किए हैं ₹1000 फॉर रिप्लेसिंग worn आउट पार्ट्स, एक खराब पार्ट को रिप्लेस करने के लिए 1000 रुपए खर्च किए हैं। और साथ ही साथ दूसरा खर्चा ये है 20,000 रुपए खर्च किए हैं फॉर additions incorporating new device which enable the output to be double, और 20,000 का खर्चा किया है ताकि एक नया पार्ट या नई डिवाइस लगाई जाए अपनी मशीन के अंदर जिससे आपकी आउटपुट जो है वो डबल हो जाएगी। तो इस सूरत में जो पहले वाला खर्चा है 1000 रुपए का, ये खर्चा आपकी अर्निंग कैपेसिटी में इजाफा नहीं कर रहा, तो इसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जबकि जो दूसरा है 20,000 का खर्चा, इसने आपकी अर्निंग कैपेसिटी को या प्रोडक्शन को डबल कर दिया है, तो इसलिए इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 करने के बाद हम थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसके बाद कुछ सवाल है तो आप वो कीजिए, नहीं तो फिर हम इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग एंड द लीगल चार्जेस इनकर्ड फॉर परचेजिंग देम। आपने किसी जमीन को, बिल्डिंग को या फिर खरीदने के लिए जो पैसे खर्च किए हैं या फिर जो लीगल चार्जेस आपने खर्च लगाए हैं किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, इसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। नंबर 2 है कॉस्ट ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट या डिजाइन्स। आपने पेटेंट खरीदे हैं, ट्रेडमार्क खरीदा है, कॉपीराइट खरीदा है या डिजाइन्स खरीदे हैं, इस पे जो आपने पैसा खर्च किया है ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज पेटेंट आपने एक चीज करवा ली, वो लंबे अरसे तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आपके पास होते हैं। कोई आपने ट्रेडमार्क खरीदा है वो भी हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। कॉपीराइट्स लिए हैं या फिर कोई डिजाइन अपने नाम पे करवाया है तो इसके लिए भी आप लंबे अरसे तक उससे बेनिफिट उठाएंगे, तो इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तीसरा है कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। लेट्स सपोज आपने जैसे जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हो, टेक्निकल इंडस्ट्रीज हो, लेट्स सपोज आप ऑटोमोबाइल की बात करें या फिर कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात करें या फिर मोबाइल फोन इंडस्ट्री की बात करें, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, ऐसे बिजनेस जिनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे R&D पर पैसा खर्च हो रहा है, तो जितना भी पैसा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हो रहा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं उन सबको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहोगे। रीजन क्या है कि उससे आने वाला जो बेनिफिट है वो लंबे अरसे तक रहेगा। हो सकता है आपके R&D डिपार्टमेंट ने एक नई प्रोडक्ट इन्वेंट कर ली है जिससे आप लंबे अरसे तक फायदा उठाएंगे, तो इसीलिए आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, और आप ये आपका बिजनेस का रेवेन्यू भी को इंक्रीज करके देगा। नंबर 4 है रिपेयर्स ऑन परचेज ऑफ दिस दैट इज depreciated assets to put it into workable condition. Let's suppose एक ऐसा एसेट जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल डेप्रिसिएट हो चुका था, किसी काम का नहीं था, उसको आपने दोबारा रेनोवेट किया है, रिपेयर किया है,
तो अब इस पे जितना खर्चा होगा उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, बिकॉज एक एसेट जो कि इसकी वर्किंग कैपेसिटी 0 थी, आप 0 से दोबारा उसको 100% पर लेकर आए हैं, वर्किंग कैपेसिटी में इजाफा हुआ है, तो उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसके बाद नंबर 5 है कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करने पे जो खर्चा होगा या कॉस्ट लगेगी आपकी, उसे भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, बिकॉज इससे जो आपका कैपिटल जनरेट होगा उससे आप लंबे अरसे तक फायदा उठाएंगे। नंबर 6 है अमाउंट पेड एज कंपनसेशन फॉर सिक्योरिंग कैन या कैंसिलिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कोई भी अमाउंट पे की है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था, तो उस पर जो कंपनसेशन या फाइन आपने पे करना होगा, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 एग्जाम्पल्स हैं। Legal expenses incurred in defending a suit for breach of contract to supply goods। आपने गुड सप्लाई करने पे कॉन्ट्रैक्ट था आपका, जो जिसकी ब्रीचमेंट की है आपने, या उसको तोड़ दिया है, या उसकी खिलाफ वर्जी की है, इस सूरत में जो आपको लीगल एक्सपेंसेस पे करने होंगे उस क्लेम को डिफेंड करने के लिए, इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, बिकॉज सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट छोटे अरसे के लिए होते हैं और ये केस भी लंबा अरसा नहीं चलेगा, ये फौरन से खत्म हो जाएगा, तो ये थोड़े अरसे के लिए, तो उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहेंगे। नंबर 2 एक्सपेंसेस ऑन ओवरहॉलिंग द ओल्ड मशीन। किसी पुरानी मशीन को निकालने के लिए जो खर्चा होगा आपका, इसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। फिर उसके बाद रेंट पेड फॉर हायर्ड मशीन। एक मशीन को आपने हायर किया है या आपने उसको किराए पर लिया है, इस पे जो आपने खर्चा रेंट पे आउट करेंगे उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। नंबर 4 है पेंशन पे टू एम्प्लॉय। अगर आपने एम्प्लॉय को पेंशन पे करेंगे, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। एग्जीबिशन एक्सपेंसेस जो होंगे, ये एग्जीबिशन भी कभी कभी लगती हैं, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिर उसके बाद पेमेंट्स मेड फॉर यूज ऑफ राइट्स। अगर आप कोई चीज खरीद, अच्छा एक और चीज, यूज ऑफ राइट्स समझ लेंगे क्या चीज होती है। एक खास चीज है, एक एसेट है जो आप खरीद नहीं सकते, तो आपने उस एसेट को किराए पर ले लिया। किराए पर लेने का मतलब ये है कि आप, वो एसेट आपका नहीं हुआ, बट आपने उस जो मालिक था, जो ऑनर था, आपने उससे इस एसेट को इस्तेमाल करने का राइट या हक मांग लिया है। तो अब इस पे जो आप किराए की सूरत में पैसा अदा करोगे, इसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर कुछ एक्सपेंसेस गिवन है, आपने वन बाय वन इन एक्सपेंसेस को देखना है और साथ ही साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बताना है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी नज़र में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। मैं वन बाय वन आप सबसे पास आऊंगा, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बताएंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। सही गलत की हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर इन लर्निंग फेज, हम चीज़ें सीख रहे हैं, बट मैं आपकी पार्टिसिपेशन चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेशन जो है वो देते रहे मुझे। सबसे पहला है, अगर आपने ये स्क्रीन देख रहे हैं तो आप स्क्रीन पे चेक कर लें, अदरवाइज मेरी आवाज पे ध्यान दें, नहीं तो फिर जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया था वहां से भी पढ़ सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर, और ये सवाल मेरा फिलहाल जर्नल है, आप में से जो भी इसको आंसर करना चाहे, आप हाथ रेस करना चाहें तो हाथ रेस कर लें, या माइक अनम्यूट करके आंसर देना चाहें तो दे दें। सबसे पहले है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रेजिंग अ लोन। आपने लोन हासिल करने के लिए लीगल एक्सपेंसेस किए हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं जो आपने पे किए हैं लोन को हासिल करने के लिए। आपकी नज़र में ये जो खर्चा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा? ठीक है, मुबारका कुर्बान, आप आंसर करना चाहती हैं? जी बहन, आप आंसर कर सकती हैं। यस सर, सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि ये बिजनेस को ग्रो कर रहा है। तो आपके नज़र में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यस सर। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है, शाबाश। अच्छा ठीक है, जो बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए जो आपने पैसा खर्च किया है, ये आपकी नजर में क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आप मुझे चैट पे आंसर कर दें, आप जो आप कर रहे हैं उस पर लिख दीजिएगा 1 का आंसर कर रहे हैं या 2 का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग के आंसर रिपीटेटिवली आ रहे होंगे, तो 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर या 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दीजिएगा। मुबारका कुर्बान, आप आंसर करना चाहें तो आप कर सकती हैं। जी सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन क्या है इसकी? सर ये जो है वो अगर बिल्डिंग हम बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं तो बिल्डिंग तो हमारे बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म गुड 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 गुड, ठीक है बहन,
ठीक है, अच्छा जी। अब जो उमैर हैं और शाबाश शाबाश शाबाश, उमैर और मोहम्मद इकबाल हैं, ये इनके माइक में जरा इशू है, ये मुझे चैट पे आंसर कर रहे हैं। बहन आप जो है वो चाहे अगर आपका चैट नहीं है और आप माइक पे जवाब दे सकते हैं तो आप साथ साथ जवाब देते रहिएगा। नंबर 3 है एडवर्टाइजिंग चार्जेस नॉर्मली इनकर्ड, ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो आप नॉर्मली करते रहते हैं, उस ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो बता दें जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपकी नजर में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा। नंबर 4 की तरफ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ एफिक्सिंग अ साइन बोर्ड एट बिजनेस प्लेस। आपने साइन बोर्ड लगाया है एक अपने बिजनेस के आउटलेट के ऊपर या फिर दुकान के ऊपर या किसी भी जो भी आपका सेल्स आउटलेट है उसके ऊपर आपने अपना साइन बोर्ड लगा दिया, ये आपकी नजर में कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? और मेरा ये सवाल है उमैर से। उमैर आप बताइएगा कि आपकी नजर में कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नंबर 4, कॉस्ट ऑफ एफिक्सिंग अ साइन बोर्ड एट द बिजनेस प्लेस। आपने अपने कारोबार के जो बिजनेस प्लेस है जो भी उस पर आपने अपना मोनोग्राम, कंपनी का नाम या साइन बोर्ड लगाया है, ये साइन बोर्ड लगाना आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? मोहम्मद इकबाल आप भी आंसर कर सकते हैं इसका। अरे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। शाबाश, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 देखिएगा, फ्राइट एक्सपेंसेस पेड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। मर्चेंट इन्वेंट्री को खरीदने पे आपने जो रास्ते में जो खर्चा आया था, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, आपने वो पे किया है, ये आपकी नजर में कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जी, नंबर 5। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही कह रही हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज आप एक ऐसे एसेट को खरीद रहे हैं जो कि रीपरचेजिंग की नीयत से खरीदा जा रहा है, तो उस पर जितना भी एडिशनल खर्चा होगा वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। अच्छा, इसके बाद नंबर 6 है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग को व्हाइट वॉश किया है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? मैं इसका आंसर कर देता हूँ, बिकॉज हमारे पास 1 मिनट बाकी है और उसके बाद हम बाकी डॉक्यूमेंट है वो सेकंड सेशन में करेंगे। 6 है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज इससे बिल्डिंग की परफॉर्मेंस में या कैपेसिटी में इजाफा नहीं हो रहा, से तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 7 है कि द रॉयल्टी पेड फॉर एक्वायरिंग अ कॉपीराइट। आपने कॉपीराइट खरीदा है और कॉपीराइट के लिए जो आपने पेमेंट किया, रॉयल्टी पे किया, तो ये कैपिटल होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज कॉपीराइट लंबे अरसे तक आपके साथ रहेगा। इसके बाद नंबर 8 है लीगल एक्सपेंसेस पेड, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा होगा, इससे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे क्योंकि लंबे अरसे तक आपके साथ रहने वाला है। इसके बाद नंबर 9 देखते हैं।